स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक है, चलो बताना। कल कहाँ तक हम लोग डिस्कस कर पाए थे? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन तुम लोग को बता दिया था ना? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी वो भी एक्सप्लेन कर दिए थे। हाँ। चलो ठीक है, तो ये तुम लोग को ये बताया गया होगा कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम की अगर हम बात करें तो उसका सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? वो इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन निकलते जाएगा तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो न्यूक्लियस का रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पे इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो एनर्जी खर्च होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का वो बढ़ जाएगा। और जितना ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का, उतना ही ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो तुम लोग, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर्स ये तुम लोग ऑलरेडी बता भी सकते हो खुद से। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। सर बोलो। सर होमवर्क का पूछना था, वो लास्ट में बताइएगा। हाँ ठीक है, वो लास्ट में पूछ लेना। ठीक है, लास्ट के 10-15 मिनट टाइम देंगे, उसमें पूछ लेना। यस सर। चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। तो पहला फैक्टर होता है ये एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज बोलो या फिर जेड इफेक्टिव बोलो, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड। बताओ, एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आयनाइजेशन एनर्जी के या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? कैसा रिलेशन होगा ये बताओ। सर इनवर्सली। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ग्रेटर द साइज। ठीक है, जितना ज्यादा साइज होगा लेसर इज द आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी को आई से डिनोट करते हैं। हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि एटॉमिक साइज जो है किसी भी एटम का साइज, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब जितना छोटा साइज होगा, छोटा साइज होने का मतलब क्या हुआ, उसका जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा है, और जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम लोग उससे रिलेट कर सकते हैं, एटम का साइज जितना बड़ा हो गया, जितना बड़ा होते जाएगा एटम का साइज, उसका आयनाइजेशन एनर्जी उतना ही कम होगा, और जितना छोटा साइज होगा एटम का, उसका आयनाइजेशन एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो पहला फैक्टर तो हो गया साइज ऑफ द एटम या फिर जेड इफेक्टिव। दूसरा फैक्टर होता है शेल्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये हम लोग एटॉमिक साइज में भी बात किए थे इस इफेक्ट के बारे में। ठीक है, शेल्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब ये बताओ, शेल्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट ये कैसा होगा रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन होगा आयनाइजेशन एनर्जी से या इनवर्स? बताओ। डायरेक्ट। डायरेक्ट। खुद से एक बार सोच के देख लो ना, शेल्डिंग इफेक्ट है तो शेल्डिंग अगर ज्यादा हुआ, शेल्डिंग जितना अच्छा शेल्डिंग होगा, मतलब जितना इंक्रीज होते जाएगा शेल्डिंग, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे? इंक्रीज या डिक्रीज? शेल्डिंग बढ़ने से बताओ। डिक्रीज। डिक्रीज करेगा। तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अगर डिक्रीज करेगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? बोलो जल्दी से, खुद से विजुअलाइज करके बताओ। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अगर घट जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा, ये बताओ। नहीं समझ पा रहे हो क्या पूछ रहा है? न्यूक्लियस अगर, आवाज आ रहा है सबको? हेलो? यस सर, आ रहा है। चलो ठीक है,
हम ये बोलना चाह रहे हैं कि देखो शील्डिंग अगर अच्छा होगा, मतलब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स अगर अच्छे से शील्ड कर पा रहे हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से, तो शील्डिंग अच्छा होने का मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स जो लग रहा है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे वो कम हो जाएगा। और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स अगर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट या आसान? ये बताओ। आसान। आसान हो जाएगा। आसान। मतलब तो वो इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करना आसान हो गया तो मतलब कम एनर्जी देने पे ही वो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा ना। तो कम इलेक्ट्रॉन देने पे सॉरी कम एनर्जी एनर्जी। देने पे वो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू लो हो गया ना उस केस में। समझ रहे हो बात? कम एनर्जी में ही अगर वो इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी लो हो गया उसका। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, शील्डिंग इफेक्ट जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयनाइजेशन एनर्जी के? बताओ कैसा हुआ, इनवर्स या डायरेक्ट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना, इनवर्स। क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज हुआ, ये देख लो, शील्डिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज हुआ, शील्डिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस का जेड इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये क्या होगा बताओ? डिक्रीज। डिक्रीज करेगा। और जेड इफेक्टिव अगर डिक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, ये भी तो घटेगा ना। समझ रहे हो बात? क्योंकि न्यूक्लियस का जितना कम अट्रैक्शन लगेगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे, उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, म्यूट करो वीडियो सॉरी ऑडियो जिसका भी ऑन है। ठीक है, तो यहाँ देखो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो जेड इफेक्टिव घटेगा, और जेड इफेक्टिव जितना कम होगा आयनाइजेशन एनर्जी भी उतना ही कम होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना फिर आसान हो जाएगा और कम एनर्जी में ही वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराया जा सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से कि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। जितना अच्छा शील्डिंग आयनाइजेशन एनर्जी उतना कम, और जितना पुअर शील्डिंग आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू उतना ज्यादा। तो सेकंड फैक्टर हो गया शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तीसरा फैक्टर हम लोग देख रहे हैं, ये होता है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट, अब ये पेनिट्रेशन इफेक्ट ये सेम, मतलब अगर सेम सेल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, मान लो कि दो तीन एटम्स ऐसे दिए गए जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम शेल में प्रेजेंट है। मान लो थर्ड शेल में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो थर्ड सारे एलिमेंट्स जितने भी गिवन है सबके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो थर्ड शेल में ही प्रेजेंट है। अब थर्ड शेल में प्रेजेंट है तो हमको पता है कि थर्ड शेल में तीन टाइप के सब शेल हो सकते हैं, एक एस होता है, पी होता है और डी होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स इन तीनों में प्रेजेंट हो सकता है। किसी एलिमेंट में मान लो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ऑर्बिटल में है, दूसरे एलिमेंट में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ऑर्बिटल में है। ठीक है, और तीसरे में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ऑर्बिटल में है। तो बताओ अगर हम लोग किसी सेम पर्टिकुलर शेल के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो कौन सा ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होता है? किसी भी पर्टिकुलर सेल में अगर हम लोग बात करें तो कौन सा ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज होगा? एस ऑर्बिटल, यस और नो? यस सर। उसके बाद पी ऑर्बिटल का पोजीशनिंग होता है, उसके बाद डी, और सबसे ज्यादा दूर क्या होगा, एफ ऑर्बिटल का डिस्टेंस होता है। तो अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर शेल या सेम सेल के बारे में कंपेयर कर रहे हैं ना, तो एस इलेक्ट्रॉन, मान लो थर्ड सेल के बारे में ही बात कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है? हेलो? कुछ पूछना है क्या किसी को? हेलो, बोलो जल्दी से, कुछ पूछना है किसी को? पता नहीं आवाज आ रहा है या नहीं। चलो देखो, पेनिट्रेशन इफेक्ट को हम लोग ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करता है, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज रिमूव्ड, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज रिमूव्ड। ठीक है, आइदर वो एस इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, या पी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, या डी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, या एफ इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है,
उस पे भी डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्बिटल से वो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। हमको पता है कि एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल्स का शेप जो होता है वो अलग अलग शेप होता है, ठीक है। और ये भी पता है हमको कि एस ऑर्बिटल जो है, एन एस ऑर्बिटल पेनिट्रेट्स किसी भी पर्टिकुलर शेल में अगर हम लोग बात करें तो एस ऑर्बिटल्स जो है ये ज्यादा क्लोज होता है, पेनिट्रेट्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के वो ज्यादा क्लोज होता है, और न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होने की वजह से उस पे जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा एस ऑर्बिटल पे, वो क्या होगा, सबसे मैक्सिमम होगा। तो किसी भी पर्टिकुलर शेल में अगर हम लोग बात करें, तो मान लो थर्ड शेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो थर्ड शेल में एस ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन निकालना। फिर पी ऑर्बिटल को जब हम लोग डी से कंपेयर करेंगे, तो डी वाले का और डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना वो ज्यादा आसान हो जाएगा एज कंपेयर टू एस एंड पी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं एस ऑर्बिटल पेनिट्रेट्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस and is therefore more tightly held by the nucleus, ठीक है। और मोर टाइटली हेल्ड होगा तो इसका मतलब हम लोग पेनिट्रेशन इफेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि पेनिट्रेशन इफेक्ट जो है ये एस ऑर्बिटल के केस में सबसे मैक्सिमम, फिर पी, डी और सबसे लेस्ट एफ ऑर्ब। मतलब जितना ज्यादा न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ते जाएगा उस ऑर्बिटल का, उस पे पेनिट्रेशन इफेक्ट, उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट उतना कम होते जाएगा, ठीक है। और जितना कम पेनिट्रेशन इफेक्ट होगा, मतलब न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है उस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स पे वो कम होते जाएगा, और वो अगर कम होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज करते जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा कोई भी ऑर्बिटल न्यूक्लियस से ज्यादा क्लोज होगा, जितना ज्यादा वो न्यूक्लियस के अंदर पेनिट्रेटेड होगा, मतलब क्लोजनेस की बात कर रहे हैं हम लोग, न्यूक्लियस से ऑर्बिटल जितना ज्यादा क्लोज होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। तो एक तरह से हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि पेनिट्रेशन इफेक्ट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी है, क्योंकि हमको पता है कि एस ऑर्बिटल जो है सबसे ज्यादा पेनिट्रेटेड होते हैं, मतलब न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होते हैं किसी भी पर्टिकुलर शेल में अगर बात करें तो उस केस में एस के ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, सबसे मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस पर अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा लग रहा है, और आयनाइजेशन एनर्जी उस केस में क्या हो जाएगा, हाई होगा, ठीक है। तो तीसरा इफेक्ट है पेनिट्रेशन इफेक्ट। सबको क्लियर है ना ये? किसी को कुछ पूछना है पेनिट्रेशन इफेक्ट के बारे में? हेलो, प्लीज रिप्लाई। नो सर। चलो, तो तीसरा इफेक्ट हो गया पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इफेक्ट हम लोग को देखना है, नेक्स्ट फैक्टर कौन सा होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, क्योंकि मेनली जो भी एक्सेप्शंस हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ना आयनाइजेशन एनर्जी में, जो भी मेजर एक्सेप्शंस आ रहे होंगे जनरल ट्रेंड को जो फॉलो नहीं कर रहे होंगे, तो वो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ही एक्सप्लेन होते हैं, ठीक है। इसी की वजह से वो एक्सेप्शंस अराइज होते हैं। तो एक्सेप्शंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, ये ऑलरेडी तुम लोग पढ़ रखे हो पीरियोडिक सॉरी एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में। तो तुम लोग को ये बताया गया होगा कि जो हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस, जिन जिन एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन जो है आइदर हाफ फिल्ड है या फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इन सभी कॉन्फ़िगरेशन का स्टेबिलिटी क्या होता है ना, कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होता है इन सभी कॉन्फ़िगरेशन के पास, ठीक है। हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल, हम लोग बोल सकते हैं, देन द नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, देन द नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशंस। और इन्हीं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से क्या होता है ना कि अगर तुमको किसी भी एटम में अगर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल दिख रहा होगा, ठीक है, तो उस हाफ फील्ड ऑर्बिटल, हमको पता है कि अगर किसी भी एटम के पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल है तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल है, वो ऑलरेडी पहले से ही ज्यादा स्टेबल है। तो उस हाफ फील्ड ऑर्बिटल से अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाह रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करेंगे तो उसका अब वो हाफ फील्ड नहीं रहेगा, ठीक है। अगर मान लो कोई हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, जैसे मान लो नाइट्रोजन का केस हम लोग लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तुम लोग तो क्या आएगा, 1s2 2s2 और 2p3। अब 2p3 इसका जब कॉन्फ़िगरेशन हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे
तो 2p3 में हमको पता है कि p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब 3 ऑर्बिटल को अगर फिल करना है हमको हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग, तो सब में क्या जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा विद पैरेलल स्पिन। ये तो क्लियर है सबको, ऑलरेडी ये तुम लोग पढ़ चुके हो हुंड्स रूल में, बोलो। यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये कॉन्फ़िगरेशन हमको पता है कि p का जो मैक्सिमम कैपेसिटी होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स का होता है, और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। अब हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल है। अब इसके कॉन्फ़िगरेशन से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी पहले से ही एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है इसके पास। अगर इसके कॉन्फ़िगरेशन से एक इलेक्ट्रॉन हम हटाना चाह रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद ये क्या बन जाएगा, 2p2 बन जाएगा। अब ये 2p2 ये क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है क्या, नहीं है ना, ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ना तो हाफ फील्ड रहेगा ना ही फुल्ली फील्ड रहेगा ये। तो ये कभी भी अपने स्टेबिलिटी को आसानी से ये लूज नहीं करना चाहेगा, क्योंकि कोई भी एटम ये नहीं चाहता है कि हम अपने स्टेबल फॉर्म से अनस्टेबल वाले फॉर्म, मतलब थोड़ा सा लेस स्टेबल वाले फॉर्म में जाए, क्योंकि कोई भी एटम जो है वो क्या करता है, वो स्टेबल होना चाहता है ना। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं मोस्टली वो सारे स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होते हैं, तो जो ऑलरेडी पहले से ही स्टेबल है वो कभी चाहेगा कि हम अपना स्टेबिलिटी कम कर लें। तो वही सीन यहाँ पे है कि वो आसानी से अपने स्टेबिलिटी को, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करना चाहेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से उसका जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है वो लूज हो जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी उसका कम हो जाएगा। तो इसलिए ये जो भी एटम्स जिनके पास हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं ना, वो कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज नहीं, ऐसा नहीं है कि लूज नहीं करेंगे, लेकिन आसानी से लूज नहीं करेंगे। आसानी से लूज नहीं करेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग कम एनर्जी में उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर सकते हैं। उसके इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करना है तो हमको बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, तब जाके उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो यही रीजन होता है कि हम लोग जो भी एक्सेप्शंस आएंगे, मेनली जो भी आयोनाइजेशन एनर्जी के एक्सेप्शंस आएंगे, तो उसको हम लोग ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो जहाँ पे आएगा एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे ये सारा चीज बताएंगे हम। तो ये चीज ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आयनाइजेशन एनर्जी को डिसाइड करने में, क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर है तो उनका जनरली देखोगे आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, वो हाई होता है, क्योंकि वो कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो कम स्टेबल नहीं होना चाहेगा। ठीक है, आसानी से वो इलेक्ट्रॉन अपना रिमूव होने नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इज हाई फॉर बोथ द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोथ द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो, तो ये चीज क्लियर हो गया। तो ये टोटल हम लोग 4 फैक्टर्स पढ़े जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को मोर और लेस इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इन 4 वजहों से आयनाइजेशन एनर्जी को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इन 4 फैक्टर्स पे मेनली वो डिपेंड कर रहा है। क्लियर है सबको, सारे फैक्टर्स देख लो एक बार, कुछ पूछना है इससे रिगार्डिंग तो पूछ। आवाज नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को? हेलो, आ रहा है सर। आ रहा है सर। कब से गायब था यार, स्क्रीन नहीं दिख रहा था क्या? तुम लोग बोलते भी तो नहीं हो कुछ। यस दिख सर, रहा दिख था, रहा था। दिख रहा था। अच्छा, सारे फैक्टर्स लिख लिए हो तुम लोग? हम्म। यस सर, चलो लिख लिया। ओके फाइन, अगर किसी को कुछ पूछना है किसी भी फैक्टर्स में तो बताओ जल्दी से, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। कुछ पूछना है देख लो एक बार। कौन कौन पहला क्लास कर रहा है आज? सर कल था पहला क्लास। और हर्ष पहला क्लास कर रहा है, और भी है कोई? बस एक है। तो तुम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट पढ़ रखे हो हर्ष? आवाज आ रहा है तुमको? नहीं नहीं सर, अभी नहीं पढ़े।
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने बिल्कुल भी नहीं आता है। आता है सर, 10th में पढ़े थे। 10th में एसपीडीएफ वाला आता है, एसपीडीएफ। यस सर। चलो ठीक है, तो थोड़ा बहुत आता है क्योंकि उसका जरूरत पड़ेगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग बहुत सारा चीज कवर कर चुके हैं शुरुआत का। ठीक है, यस अभी सर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो थोड़ा सा अगर बेसिक आता होगा तो समझने में आसान हो जाएगा। ठीक है, वगीसा होस्ट शिफ्ट करो तुम। चलो ठीक है, अब देखो स्क्रीन विजिबल है। यस सर। ओके फाइन। तो हम लोग फैक्टर्स देख चुके हैं, कौन कौन से फैक्टर्स जो है आयनाइजेशन एनर्जी का इफेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग को देखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन कैसे होता है पीरियोडिक टेबल में। जनरल वेरिएशन अभी हम लोग देख रहे हैं, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। अब बताओ, पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग वेरिएशन चेक करते हैं तो दो तरीके से वेरिएशन होता है। एक पीरियड में हम लोग चेक करते हैं, एक ग्रुप में चेक करते हैं। तो पीरियड में हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है, और ग्रुप में हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं। तो यहाँ पे ये बताओ, जनरल ट्रेंड की बात हम कर रहे हैं, तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम लोग ये लिख सकते हैं, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। किसी भी पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो बताओ आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज क्या होना चाहिए, फटाफट बताओ। जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? सर इंक्रीज। हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज होगा? ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, बोल सकते हैं हम लोग। लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है ना, या एटॉमिक साइज घट रहा है। तो एटॉमिक साइज अगर घट रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा या नहीं? जनरल ट्रेंड, आई एम आस्किंग अबाउट जनरल ट्रेंड, ये होना चाहिए, यस और नो? तो पीरियड में देखो, किसी भी पीरियड में अगर हम लोग ये जनरल ट्रेंड की बात कर रहे हैं, किसी भी पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट हम लोग जाएं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। ठीक है, अब दूसरा वेरिएशन हम लोग ग्रुप में देख रहे हैं, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम अगर जाओगे तो बताओ क्या होना चाहिए? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए था? डिक्रीज। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन क्या, एटॉमिक साइज बोल सकते हैं हम लोग। क्योंकि यस ग्रुप सर। ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमको पता है कि एटॉमिक साइज क्या होता है, वो बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। और नंबर ऑफ शेल्स अगर बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, ये घटेगा। ये नॉर्मल ट्रेंड है। ठीक है, तो ये तो सबको समझ आ रहा होगा। अब बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे मिलेंगे हमको, जैसे हम लोग एटॉमिक रेडियस के केस में बहुत सारे एक्सेप्शंस देखे थे, उसी तरह आयनाइजेशन एनर्जी के केस में भी हमको एक्सेप्शंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्शंस हम लोग देखेंगे कि ग्रुप में कहाँ कहाँ एक्सेप्शंस आएगा। ठीक है, ग्रुप में कौन कौन एलिमेंट्स जो हैं कहाँ कहाँ, मतलब हम लोग मेजर एक्सेप्शंस की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक एक करके इंडिविजुअल एक्सेप्शन सारा स्टडी नहीं कर सकते हम लोग। तो मेनली जिससे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, पूछा जाता है मेनली, वो सारे एक्सेप्शंस हम लोग स्टडी करेंगे जो मेजर एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि हम लोग एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज के केस में किए थे। ठीक है, वहां भी तीन चार एक्सेप्शंस हम लोग डिस्कस किए थे। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं एक्सेप्शंस इन पीरियड। ठीक है, एक्सेप्शंस इन पीरियड, तो यहाँ पे लिख लेना मेनली जो एक्सेप्शंस आएगा, एक्सेप्शंस इन जनरल ट्रेंड, यहाँ पे लिख रहे हैं हम जनरल ट्रेंड। तो जनरल ट्रेंड में कहाँ कहाँ आता है, तो सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं एक्सेप्शंस इन पीरियड। तो एक्सेप्शंस इन पीरियड यहाँ पे लिख लेना, आर फाउंड ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ
ठीक है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पीरियड में जो भी एक्सेप्शंस आएगा वो मेनली एक्सेप्शंस अराइज हो रहे होंगे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। The exceptions in periods are found due to the लिख लेना found due to the stability of different types of electronic configurations, different types of electronic configurations। ठीक है, अब ये देखते हैं हम लोग कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं एक एग्जांपल लेके। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वी आर लुकिंग इन पीरियड 2, पीरियड 2 के एलिमेंट्स में हम लोग कंपेयर करते हैं कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पीरियड 2 के एलिमेंट्स में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला एलिमेंट होता है लिथियम, इसके बाद होता है बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। अब यहाँ पे तुम लोग खुद बताना जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए। जनरल ट्रेंड लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग पीरियड में जा रहे हैं तो जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए? आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज होना चाहिए था। मतलब लिथियम, हाँ लिथियम का सबसे छोटा और नियॉन का सबसे बड़ा। तो यहाँ पे देखो कुछ कुछ जगह पे तो जनरल ट्रेंड फॉलो हो रहा है लेकिन कुछ कुछ जगह पे एक्सेप्शंस आते हैं। तो यहाँ पे हम देखो एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो लिथियम से ज्यादा बेरिलियम का होता है, फिर बेरिलियम का देखोगे बेरिलियम और बोरोन में बोरोन का ज्यादा होना चाहिए था, बट यहाँ पे देखा गया है कि बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। फिर उसके बाद बोरोन कार्बन में, अरे स्क्रीन नहीं दिख रहा है, देखो। यस सर दिख रहा है। चलो, बोरोन और कार्बन में किसका ज्यादा है? कार्बन का ज्यादा है यहाँ पे। कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का ज्यादा है, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए था, बट यहाँ पे नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है। फिर उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन में, फ्लोरीन का ज्यादा है, फिर यहाँ पे नियॉन का ज्यादा है। तो दो जगह पे हमको एक्सेप्शंस देखने को मिला। पहला एक्सेप्शन हमको कहाँ पे मिला? बेरिलियम और बोरोन के केस में। और दूसरा एक्सेप्शन हमको देखने को मिला नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ये जो हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं ये I1 का ट्रेंड देख रहे हैं। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तब ये जो एक्सेप्शंस देखने को मिल रहा है ना, इस एक्सेप्शन को सिंपली तुम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के एक्सप्लेन कर सकते हो आसानी से। ठीक है, बेरिलियम का तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और बोरोन का लिखो, देखो रीजन अपने आप पता चल जाएगा। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 और बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p1। देख लो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन इन दोनों में ज्यादा स्टेबल है, ये बताओ, बेरिलियम का या बोरोन का? बेरिलियम। बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, ठीक है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो s ऑर्बिटल में, और s ऑर्बिटल देख रहे हो वो कंप्लीटली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड s ऑर्बिटल है। मतलब ये फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। हमको पता है फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल। और बोरोन के केस में जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो p1 मतलब p ऑर्बिटल से रिमूव होगा, p सबसेल से। और p सबसेल का कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा हो, ये p1 है। तो p1 की अगर बात करें तो ये देखो p में 3 ऑर्बिटल है, इसमें एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देख रहे हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन ना तो फुल्ली फिल्ड है ना ही हाफ फिल्ड है, ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है। तब इन दोनों में कॉन्फ़िगरेशन में ऑलरेडी हम देख के ही बता सकते हैं कि ये क्या मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और इसी मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से क्या होगा, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव होने नहीं देगा। मतलब इसके बेरिलियम के अगर इलेक्ट्रॉन को हमको रिमूव करना है s ऑर्बिटल से तो यहाँ पे हमको ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा एज कंपेयर टू बोरोन। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये एक्सेप्शन देखने को मिलता है कि बेरिलियम का हाई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जो हो जाता है वो डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी इसका हाई होता है। ठीक है, उसी तरह सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कर सकते हैं। यानी देखो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तुम लोग ऑलरेडी तुम लोग को बता चुके हैं 1s2 2s2 2p3। और ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या आएगा? 1s2 2s2 2p4। अब खुद देखो ये नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होना है वो p3 कॉन्फ़िगरेशन से रिमूव होना है, और ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होना है वो p4 कॉन्फ़िगरेशन से रिमूव होना है। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल है, p3 और p4?
P3. P3 क्योंकि हाफ फील्ड है वो, ठीक है। और ये P4 जो है वो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए नाइट्रोजन के P3 कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होता है, डिफिकल्ट, इसलिए वहां पे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। इसलिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है नाइट्रोजन का वो ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। जैसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये देखो, ये तुम लोग खुद भी एक्सप्लेन कर पाओगे कि IE1 जो है ना ये नाइट्रोजन का ग्रेटर है देन IE1 ऑफ ऑक्सीजन, बट जब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो ये देखा गया नाइट्रोजन का जो है ये लेस देन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। इसको एक्सप्लेन कर सकते हो तुम लोग, ये क्वेश्चन पूछा हाँ जाता है बार बार। सर। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं बताओ। सर क्योंकि जब सेकंड बार निकालेंगे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसका फिर हाफ फील्ड हो जाता है ऑक्सीजन का। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें नाइट्रोजन का हाफ फील्ड है और ऑक्सीजन का नॉर्मल है कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो चुका है, जब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने की बात होगी तो उस केस में देखोगे कि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन आ गया ये 2p2 हो गया और ऑक्सीजन का जो कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये 2p3 हो गया। तब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में अब मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसका हो जाएगा, ये ऑक्सीजन वाले का हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। बात समझ आया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन कर लोगे अपने वर्ड्स में तुम लोग, यस और नो। Yes, sir. चलो, अगर मान लो स्कूल में तुम्हारे ये क्वेश्चन पूछा गया तो आराम से एक्सप्लेनेशन के साथ उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख के आराम से एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। चलो, तो मेनली जो पीरियड में एक्सेप्शन आएंगे ना ये ध्यान रखना, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ही एक्सप्लेन होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं और कहाँ कहाँ एक्सेप्शंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग ग्रुप में देखते हैं, ग्रुप में एक्सेप्शंस कहाँ कहाँ मिल सकता है हमको। तो ग्रुप में एक्सेप्शन जो मिलता है वो मिलता है 4D और 5D एलिमेंट्स के केस में। ऑलरेडी तुम लोग को एक्सप्लेन कर चुके थे लास्ट क्लास में, एटॉमिक रेडियस का जब एक्सेप्शन बताए थे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे थे ना कि एटॉमिक साइज की जब बात कर रहे थे तो 4D एलिमेंट का साइज जो है वो नियरली 5D एलिमेंट से क्या होता है, सेम होता है ऑलमोस्ट, यस और नो। जब साइज की बात कर रहे हैं हम लोग एटॉमिक साइज का तो ये बताए थे लास्ट क्लास में, 4D एलिमेंट्स का साइज जो है वो 5D एलिमेंट से सिमिलर होता है, नियरली सेम होता है, डिस्कस किए थे इसको। तो Yes, यहाँ sir. देखो ये साइज तो इनका ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जब हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं ना तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो किस केस में ज्यादा है, ये जेड इफेक्टिव की अगर बात कर रहे हैं तो जेड इफेक्टिव देखोगे यहाँ पे क्या है ना, 5D एलिमेंट्स के केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 4D एलिमेंट्स, ठीक है। वो ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर चुके थे, जेड इफेक्टिव इंक्रीज इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पे क्या होता है, एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन होता है, या फिर हम लोग लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन उसको बोलते हैं। एफ ऑर्बिटल आने की वजह से शील्डिंग उसका बहुत ही पुअर होता है एफ ऑर्बिटल का, और शील्डिंग पुअर होने की वजह से न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। तो इंक्रीज करने की वजह से 5D एलिमेंट्स का जो जेड इफेक्टिव है ना, वो जेड इफेक्टिव देखोगे 5D का जो होता है ये 4D से ज्यादा होता है, ठीक है। साइज उनका ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है, साइज मोर और लेस सेम है, लेकिन जेड इफेक्टिव अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो वो 5D एलिमेंट्स का जेड इफेक्टिव जो है 4D से ज्यादा होता है। तो इसलिए जब हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करेंगे ना तो ये ग्रुप में, जैसे मान लो कल एग्जांपल लिए थे हम लोग, टाइटेनियम हो गया, जिरकोनियम हो गया और हाफनियम हो गया, ठीक है, इसमें हम लोग एग्जांपल लिए थे। तो यहाँ पे देखो टाइटेनियम जो है ये हमारा 3D है, 3D सीरीज का एलिमेंट है, जिरकोनियम जो है ये 4D सीरीज का एलिमेंट है और हाफनियम 5D सीरीज का है। तो इनमें अगर हमको ये सारे ग्रुप के एलिमेंट हैं, ठीक है, ये सारे क्या है, ग्रुप के एलिमेंट। तो ग्रुप के एलिमेंट अगर है तो ग्रुप में जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज, क्या करना चाहिए था,
डिक्रीज। डिक्रीज करना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे जिरकोनियम का क्या है, टाइटेनियम से कम है। यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी देखेंगे हम लोग कि जिरकोनियम और टाइटेनियम में अगर कंपेयर करें 3D और 4D में, तो 4D का आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो 3D वाले से कम होता है। लेकिन जब 4D और 5D को हम लोग कंपेयर करते हैं ना, तो यहाँ पे ये देखा गया है कि 5D का जो आयनाइजेशन एनर्जी है 5D सीरीज के एलिमेंट का, ये आयनाइजेशन एनर्जी 4D सीरीज के एलिमेंट से ज्यादा होता है। बल्कि नॉर्मल ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये घटना चाहिए था, बट ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाता है, ये इंक्रीज कर जाता है। ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी घटना चाहिए था, बट यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है। अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। वही सेम रीजन है कि इनका रेडियस तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, रेडियस रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम, बट ऑलमोस्ट सेम है ये, ठीक है, बट जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीजेस डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी 5D का वो 4D से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, तो ये ग्रुप वाला एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये एक स्टेटमेंट, इन ग्रुप्स exceptions are found in case of contraction in atomic radius, contraction in radius due to increase in effective nuclear charge. Of elements with almost similar atomic size. ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है। ग्रुप में मेनली जो एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं वो ये कॉन्ट्रैक्शन एटॉमिक साइज का हो रहा है। ठीक है, वो हम लोग लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किए थे। तो वहाँ पे एटॉमिक साइज तो ऑलमोस्ट सेम है 4D और 5D का, बट जेड इफेक्टिव जो है 5D सीरीज में वो इंक्रीज होने की वजह से उनका आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे रेडियस गैलियम और एल्यूमिनियम के केस में भी एक एक्सेप्शन देखने को मिला था एटॉमिक साइज में। ये था ना, गैलियम और एल्यूमिनियम में किसका एटॉमिक साइज ज्यादा होता है, बताओ तो किसका ज्यादा होता है? एल्यूमिनियम का एटॉमिक साइज ज्यादा होता है गैलियम से। ठीक है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम देखो ये पहले है, गैलियम नीचे है, तो यहाँ भी एक्सेप्शन देखने को मिला एटॉमिक साइज में। आयनाइजेशन एनर्जी में भी थोड़ा सा एक्सेप्शन है, थोड़ा सा एक्सेप्शन ये है कि ज्यादा डिफरेंस तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी में इन दोनों में नहीं है, बल्कि इफेक्टिवली क्या होना चाहिए था। ठीक है, गैलियम का आयनाइजेशन एनर्जी जो होना चाहिए था वो एल्यूमिनियम से कम होना चाहिए था, यही होना चाहिए था ना। गैलियम का आयनाइजेशन एनर्जी वो एल्यूमिनियम से कम होना चाहिए था या नहीं, ये बताओ। जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो गैलियम का टॉप टू बॉटम अगर जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी घटना चाहिए था, लेकिन डेटा है मेरे पास, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एल्यूमिनियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये देखो, ये नियरली जो होता है ये है 577 के आसपास, 577 किलोजूल पर मोल। और गैलियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू है ना, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ये नियरली है 579 किलोजूल पर मोल। तो देखो एक्चुअली में क्या होना चाहिए था, गैलियम का आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए था एल्यूमिनियम से, नॉर्मल ट्रेंड के अकॉर्डिंग, क्योंकि ग्रुप के एलिमेंट है ये, ग्रुप में टॉप टू बॉटम घटता है। बट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि गैलियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इनफैक्ट एल्यूमिनियम से ज्यादा है। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि गैलियम का साइज जो है ना वो एल्यूमिनियम से क्या होता है, छोटा होता है, और छोटे साइज होने की वजह से वहां पे उसका आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाता है, वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो एक एक्सेप्शन हम लोग इसमें भी बोल सकते हैं, गैलियम और एल्यूमिनियम जहाँ पे एटॉमिक साइज का एक्सेप्शन आ रहा था, तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी का भी एक्सेप्शन आ रहा है।
ठीक है, उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है आयनाइजेशन एनर्जी के वैल्यू में, बट फिर भी एक्सेप्शन की तरह हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली जो आयनाइजेशन एनर्जी में एक्सेप्शंस तुमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो या ध्यान देना पीरियड में जो एक्सेप्शंस मिलते हैं हमको, तो पीरियड में एक्सेप्शंस जो है उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। और ग्रुप में मेनली जो एक्सेप्शंस मिलते हैं ना, तो वो जो एटॉमिक रेडियस वाला एक्सेप्शन था ना, उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं ग्रुप वाले एक्सेप्शन को। तो ये हो गया हमारा आयनाइजेशन एनर्जी के केस में एक्सेप्शंस इन जनरल ट्रेंड। तो मेनली जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यही सारे एक्सेप्शन से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लो, अगर इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर एक क्वेश्चन देंगे तुम लोगों को। पहले देख लो एक बार, किसी को कुछ डिस्कस करना है तो बताओ। सर आयोनाइजेशन एनर्जी सर हाफ फील्ड का ज्यादा होता है या फिर फुल फील्ड का? अब हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड में अगर तुमको कंपेयर करना हो तो विच कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल, ये बताओ, हाफ या फुल? हम्म, अगर स्टेबिलिटी की ही बात करें हम लोग, तो हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड, इन दोनों में से कौन कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा? फुल्ली फुल्ली फील्ड। तो इसलिए अगर हम लोग हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड का अगर हमको कहीं कंपेयर करने का बात आए, तो हम लोग बोलेंगे जो ज्यादा स्टेबल है ऑब्वियसली उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा ना, तो उस केस में आयनाइजेशन एनर्जी भी उसका ज्यादा होगा। समझ रहे हो बात? यस सर, क्लियर है? चलो, और कुछ पूछना है किसी को? सर बोलो। सर सिर्फ उसी ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी का एक्सेप्शन मिलेगा जिसमें रेडियस का एक्सेप्शन है? हाँ, मेनली इसी में। ऐसे देखो, पीरियड में भी एक्सेप्शंस, जैसे डी ब्लॉक में देखोगे, डी ब्लॉक में बहुत सारा एक्सेप्शंस देखने को मिलता है, मतलब हर एक एलिमेंट के बाद एक्सेप्शंस देखने को मिलता है। तो वो सारा एक्सेप्शंस हमको उतना ज्यादा इंडिविजुअल एक्सेप्शंस हमको याद नहीं रखना है। मेजर जो एक्सेप्शंस आते हैं ना मेनली, जहाँ पे मतलब देख रहे हैं हम लोग कंसिडरेबल डिफरेंसेस, जहाँ पे आ रहा है बहुत ज्यादा वास्ट डिफरेंसेस आ रहा है, वहां पे हम लोग मेनली उसको याद रखते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल एक्सेप्शंस ना पॉसिबल नहीं है। ऐसे देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में बहुत सारा, एफ ब्लॉक में तो बहुत सारा एक्सेप्शंस देखने को मिलेगा, उसी तरह पूरे डी ब्लॉक में बहुत सारा एक्सेप्शंस मिलता है। तो हम लोग एक एक इंडिविजुअल एक्सेप्शन को याद नहीं रख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग जनरलाइज्ड फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेनली जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्पस ऑफ व्यू से, एग्जाम में भी मेनली यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी भी तुमको इंडिविजुअल एक्सेप्शन से नहीं पूछा जाएगा। तो जितना बताएं बस इतना ध्यान रखो, इसी से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अगर देखोगे तो वो सारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं भी एग्जाम में तुमको ये नहीं पूछा जाएगा, फैक्ट के ऊपर नहीं पूछा जाएगा कि इसका वैल्यू कितना है, मतलब जहाँ पे डेटा का जरूरत पड़ेगा वो उस टाइप के क्वेश्चंस का जरूरत नहीं है, मतलब उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तुम लोग देखना प्रीवियस ईयर या बुकलेट में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अपने आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मेनली जो भी क्वेश्चंस है एग्जाम रिलेटेड है वो इन्हीं सारे चीजों से एक्सप्लेन हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो इसमें जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोगों को, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यहाँ तक लिख चुके हो तुम लोग पहले सारा? लिख चुके हो सब लोग? ये बताओ। यस सर। चलो, अगर लिख लिए हो तो ठीक है, हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोगों को। क्वेश्चन है कि फॉर एन एलिमेंट एक्स, साथ साथ लिखते जाना, इसको फटाफट लिखते जाओ तुम लोग। फॉर एन एलिमेंट एक्स सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी आर लिस्टेड एज फॉलोज। ठीक है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू दिया गया है किसी भी एलिमेंट एक्स के लिए। I1 का वैल्यू है 805 किलो जूल पर मोल, I2 1514 किलो जूल पर मोल, I3 2518 किलो जूल पर मोल। ठीक है, I4
11,251 kilojule per mole and I5 14,298 kilojule per mole। ये डेटा हमको दिया हुआ है और क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड आउट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एलिमेंट X। चलो करो तो। क्वेश्चन तो दिख रहा है सबको? हेलो, यस सर। चलो ट्राई करो जल्दी से। सर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 3, ठीक है। और भी किसी का आ रहा है कुछ? सर मेरा भी 3 आ रहा है। 3 आ रहा है। और बताओ कोई भी 3 के अलावा और किसी का कुछ आ रहा है? नहीं, 3 के अलावा और कुछ आ रहा है किसी का? नहीं आ रहा है। चलो हाँ, जिसका इसका 3 आया उसको एक्सप्लेन कर सकते हो क्यों 3 है? सर क्योंकि IE3 तक वैल्यू ग्रेजुअल इंक्रीज कर रहा है और IE4 में सडन इंक्रीज हो गया, इसका मतलब उसके इनर वाले सेल में जा रहे हैं। ठीक है। और I4 से 5 में क्या हुआ? सर वो सेम सेल का ही है। चलो ठीक है। तो यहाँ देखो सेम सही एक्सप्लेनेशन है। तो हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगना है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पे कुछ फॉर्मूला बताएं क्या तुम लोगों को? थ्योरेटिकल टॉपिक है, हम लोग थ्योरी पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली क्या है, हमको जो वैल्यूज दिए गए उसको एक बार ध्यान से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे डेटा को, तो अपने आप आइडिया लग जाएगा। हम लोग हमको पता है किसी भी एलिमेंट एक्स के लिए सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू इंक्रीज करता है। तो हम लोग I1 I2 I3 इन तीनों वैल्यूज को अगर देखोगे तो नॉर्मली वो जैसे इंक्रीज करना चाहिए था, डिफरेंस देखोगे वो मोर और लेस सेम है, मतलब कुछ ज्यादा वैसा एक्सेप्शनल इंक्रीज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर I4 में अगर देखोगे, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि I1 का वैल्यू जो है ये I2 I3 यहाँ तक तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन I4 का वैल्यू देख रहे हैं हम लोग बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर रहा है I3 से। फिर I5 में भी वो नॉर्मल इंक्रीज है। तो ये वाला जो इंक्रीज है ना, ये एक्सेप्शनल इंक्रीज है यहाँ पे। अब ये एक्सेप्शनल इंक्रीज किस वजह से हो रहा होगा बता सकते हो? एक्सेप्शनल इंक्रीज इस वजह से हो रहा हो क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में जैसे मान लो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, 2 3 तक रिमूव हुआ, तब तो ठीक है। लेकिन जब हम लोग 4th इलेक्ट्रॉन रिमूव करने गए हैं तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ रहा है। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो एटम जो है वो क्या कर रहा होगा, या तो वो कंप्लीटली मतलब नोबल गैस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया होगा, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद। तभी तो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, एक्सेप्शनल इंक्रीज देख रहे हो। यहाँ पे डिफरेंस देखोगे ऑलमोस्ट 800 के आसपास है, यहाँ पे 1000। लेकिन जब I3 से I4 में जा रहे हैं तो डिफरेंस देखो ऑलमोस्ट 9000 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस है। तो ऑलमोस्ट मतलब 7 to 8 टाइम्स का वेरिएशन है, ठीक है। तो उतना ज्यादा इंक्रीज हुआ तो मतलब यहाँ पे जरूर शेल चेंज हो रहा होगा, ठीक है।
और शेल चेंज होने की वजह से क्या हुआ कि वो पूरा कॉन्फ़िगरेशन जो अचीव कर लिया होगा वो बिल्कुल नोबल गैस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया होगा, तभी इतना ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चौथे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में लग रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे पूछा गया तुमसे कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा बताओ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? 3। 3 होने चाहिए, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये क्या है, हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर चुका है। ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, वो 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो कि ये जो है ना, यहाँ पे IE3 का वैल्यू मच मच ग्रेटर देन IE4 है। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट द एलिमेंट X has attained a highly stable configuration after the removal of कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बाद वो बहुत ज्यादा हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया होगा, इसलिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ये आंसर हो गया इसका 3। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है जहाँ पे डेटा ऑब्जर्व करके, यहाँ पे हमको डेटा याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, ये सब हमको दिया रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, बस हमको डेटा ऑब्जर्व करके आंसर देना, और कुछ नहीं है इसमें। समझ आ गया सबको? यस और नो? अब आयन, ये एटॉमिक रेडियस के केस में जहां पे हम लोग आयनिक रेडियस के बारे में डिस्कस किए थे, वहां पे तुम लोग अगर क्वेश्चन सॉल्व किए होगे तो तुम लोग को इस टाइप का स्पीसीज दिखा होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इसके बारे में तुम लोग सुन रखे हो? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसको बोलते हैं हम लोग? यस सर। क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, बताओ। Species having same number of electrons. वैसे स्पीसीज जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो सेम है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाते हैं। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में अगर हमको एटॉमिक रेडियस कंपेयर करना है, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में अगर हमको एटॉमिक रेडियस कंपेयर करना है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, एटॉमिक साइज अगर हमको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का कंपेयर करना है तो वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से एटॉमिक रेडियस कंपेयर होता है। ठीक है, क्योंकि हमको पता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक केस में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में सेम है। तो Z इफेक्टिव जो अगर हम लोग देखेंगे, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होता है, Z माइनस सिग्मा होता है। तो Z माइनस सिग्मा का वैल्यू मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, हम लोग बोलेंगे एटॉमिक रेडियस क्या होगा, उतना इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। बताओ क्या होना चाहिए एटॉमिक साइज, वो Z इफेक्टिव अगर ज्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, सर डिक्रीज। Decrease. ठीक है, एटॉमिक साइज या फिर आयोनिक साइज हम लोग बोल सकते हैं, एटॉमिक या फिर आयोनिक साइज ये डिक्रीज करेगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक केस का अगर एग्जांपल है, हम लोग जैसे मान लो ये है, इस टाइप के स्पीसीज में कंपेयर करना है हमको, N3 माइनस, O2 माइनस, ठीक है, F माइनस, या फिर Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस। ठीक है, ये सारे स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दिख रहे हैं तुमको, ये बताओ है या नहीं? Yes sir. इनमें देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सब में काउंट करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सब में 10 आ रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है सब में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, तो ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब इनका अगर हमको एटॉमिक साइज कंपेयर करना है, तो एटॉमिक साइज का ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में अगर हमको एटॉमिक साइज कंपेयर करना होता है, तो एटॉमिक साइज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, किसका एटॉमिक, सॉरी एटॉमिक तो यहाँ नहीं बोल सकते हम लोग, आयोनिक साइज बोल सकते हैं क्योंकि सारे आयन्स है ना। तो आयोनिक साइज का ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ, क्या होना चाहिए आयोनिक साइज का ऑर्डर?
कंपेयर कर सकते हो? यस और नो? N3 माइनस का लार्जेस्ट है। N3 माइनस का, क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोग देखते हैं ना, एनायन जितना ज्यादा चार्ज उसके ऊपर आते जाएगा, तो हम ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं N3 माइनस, क्योंकि इस पे क्या है, तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए हैं। ठीक है, तो तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, बहुत ही बड़ा होगा इसका। अगर तुम जैसे मान लो Na+ से कंपेयर करना चाह रहे हो, ठीक है, या Mg2+ से कंपेयर कर रहे हो, ये सारे केटायंस हैं। तो केटायंस के केस में हम लोग देखते हैं कि Na+ का अगर देखोगे तो Na+ और जैसे मान लो N3 माइनस है, इन दोनों को अगर कंपेयर करना है तो Na+ जो है, ये Na+ का साइज देखोगे केटायन बनने से क्या हो गया, और भी कम हो गया। लेकिन N3 माइनस से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो N3 माइनस में वो तीन तीन इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है। तो तीन तीन इलेक्ट्रॉन गेन, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन, हम डेटा बताए थे तुम लोग को F और F माइनस के केस में, डेटा देख रहे थे कितना ज्यादा डिफरेंस था। वहां पे एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उसका साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया था, ऑलमोस्ट डबल के आसपास था। ठीक है, तो यहाँ तो ये तीन तीन इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, तो तीन तीन इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो समझ रहे हो साइज कितना ज्यादा बड़ा हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग को आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को अगर कंपेयर करना है, तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि एनायन के ऊपर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में सिर्फ ये है कि एनायन के ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना बड़ा, और केटायन के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना छोटा। क्योंकि केटायन के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आते जाएगा, उसका जेड इफेक्टिव का वैल्यू क्या होते जाएगा, उतना बढ़ते जाएगा। समझ रहे हो बात? केटायन के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते जाएगा, उसका जेड इफेक्टिव का वैल्यू क्या होगा, उतना इंक्रीज होगा। यस और नो? जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा या नहीं? और जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा इंक्रीज करेगा, उसका एटॉमिक साइज क्या होगा, उतना कम होते जाएगा। तो ये ध्यान रखना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में सिंपल सा रूल यूज करना है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज अगर हमको दिए गए हैं, तो एनायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका रेडियस उतना बड़ा, और केटायन के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका रेडियस उतना छोटा। तो यहाँ पे अगर हमको कंपेयर करना है, तो N3 माइनस सबसे बड़ा, उसके बाद O2 माइनस, इसके बाद F माइनस, इसके बाद क्या आएगा बताओ? केटायन में, इन तीनों केटायन में अगर कंपेयर करना है, तो इसके बाद कौन सा केटायन आएगा? Na+, Na+, इसके बाद Mg2, और सबसे छोटा केटायन कौन सा हो जाएगा? Al3+। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में हम लोग ऐसे यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, ये क्वेश्चन बताना। तो कंपेयर द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na+ एंड Ne। Na+ एंड Ne, बताओ तो इन दोनों में किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा? बोलो, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? हम्म? सर नियॉन का। नियॉन का? क्यों? सर क्योंकि वो फुलफिल्ड होगा। फुलफिल्ड तो Na+ भी है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लो। 1s2 2s2 2p6, और नियॉन का भी तो यही कॉन्फ़िगरेशन है। क्या डिफरेंस है इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में? सर Na में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होगा, इसलिए Z इफेक्टिव ज्यादा होगा। देखो, इनफैक्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, और प्लस वो केटायन है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इनफैक्ट ज्यादा है ही, और वहां पे वो केटायन Na+ क्या है, केटायन है, और नियॉन जो है ये न्यूट्रल एटम है।
ठीक है। तो कैटायन के केस में अगर वो कैटायन का फॉर्मेशन वहां पे हुआ है तो हमको पता है कि कैटायन फॉर्म होने से क्या हुआ, उसका जेड इफेक्टिव ऑलरेडी पहले से बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि कैटायन होने की वजह से उसका जेड इफेक्टिव क्या होता है, वो इंक्रीज हो चुका है। और जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा जितना इंक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव का वैल्यू जितना ज्यादा इंक्रीज हो गया है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा उससे उतना ही डिफिकल्ट होगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक ट्रीट कर सकते हैं हम लोग इसमें भी। यस और नो? Na प्लस और Ne एक तरह से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है या नहीं, ये बताओ। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव जो है ये किस केस में ज्यादा होगा, Na प्लस का जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा ये Na प्लस का विल बी ग्रेटर देन Ne। रीजन ये लिख सकते हैं हम लोग कि बिकॉज एक्सट्रैक्टिंग an electron या extracting electron from a cation is more difficult than a neutral atom। ठीक है, इस केस में हम लोग ऐसा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। और केटायन के केस में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि केटायन के केस में क्या हुआ, जेड इफेक्टिव का वैल्यू इंक्रीज कर चुका है। और जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज कर गया है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का रिमूवल क्या हो जाएगा, वो डिफिकल्ट होगा। मतलब ज्यादा एनर्जी हमको खर्च करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में। क्लियर है? यस और नो? बोलो जल्दी से। यस सर। चलो, तो यहाँ तक हम लोग का आयनाइजेशन एनर्जी वाला सारा टॉपिक हम लोग का ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, मतलब जो भी एक्सेप्शंस थे और जिस टाइप के क्वेश्चंस तुम लोग अब क्वेश्चंस इसके ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो अब जो जो क्वेश्चंस बनाए हो एटॉमिक रेडियस वाला ट्राई किए हो कोई क्या, एटॉमिक यस। रेडियस के? ठीक है, अब जो पूछना है किसी को भी जो पूछना है बताओ फटाफट, जो भी डाउट है तुम लोगों का। बताओ क्या क्या डाउट है। सर 24। 24? अच्छा, ये बुकलेट से है क्या? यस सर, एक्सरसाइज 2 का। बुकलेट, अच्छा कोई ग्रुप में सेंड करो तो। पीडीएफ है किसी के पास बुकलेट? यस सर। ग्रुप में सेंड करो जल्दी से। ठीक है, जिसको इसको डाउट नहीं है दे कैन लीव, जिसको डाउट है वो पूछ सकते हो। ठीक है, क्लास मतलब टॉपिक खत्म हो गया आज का। तो जिसको इसको डाउट है वो लोग पूछ सकते हो आराम से, नहीं डाउट है तो आराम से जा सकते हो। आया क्या? हेलो, भेज हाँ दियो? सर। एक मिनट, कौन से ग्रुप में, कहाँ पे आया है? एंड हो रहा है अभी। अच्छा, सेंड नहीं हुआ है अभी तक। कितना टाइम लग रहा है, ज्यादा बड़ा फाइल है क्या? आ गया।
हाँ, कौन सा पेज नंबर बताओ, इसमें दिख रहा है स्क्रीन तुम लोगों को? हाँ हाँ, आ चुका है। ये स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। Yes, इसमें sir. पेज पेज नंबर बताओ कौन सा है? सर 38। पेज नंबर है 38। ओके। कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 24। 24। क्या क्वेश्चन है ये? Among the lanthanides, the one obtained by synthetic method. सिंथेटिक मेथड मतलब मैन मेड एलिमेंट कौन सा है? लैंथेनाइड्स में पूछा गया ना। अब ये तो फैक्ट के ऊपर क्वेश्चन है, ये तुमको देखना होगा। सर ये अब सब इसको याद है। ना ना, इस टाइप के क्वेश्चंस बोले तो फैक्ट के, ये तो एक्सरसाइज में दिया, फैक्ट के बेसिस पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है? एग्जाम में अगर प्रीवियस ईयर तुम लोग देखोगे, ये सब क्वेश्चन एग्जाम के लिए थोड़ी ना, ये तो बस ऐसे ही दे दिया है। ये थोड़ी ना कोई याद रख सकता है कौन सा एलिमेंट मैन मेड है और कौन सा एलिमेंट नेचुरली अकर कर सकता है, ठीक है? ये तो फैक्ट के ऊपर क्वेश्चन है। अब इसमें देख लो, आंसर देख लो और याद कर लो इसको। इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है? तो यस देख लो आंसर क्या है, ये तो फैक्ट के ऊपर है, इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और बताओ। Sir, 20. 20। Yes, sir. The element which are cited as an example to prove the validity of Mendeleev's periodic law. Example to prove the validity of Mendeleev's periodic law. Hydrogen, cobalt, nickel, zirconium, hafnium. प्रूव होना चाहिए या डिसअप्रूव होना चाहिए? यहाँ तो एनामलस पेयर के बारे में शायद पूछना चाह रहा है ये। एनामलस पेयर किस केस में आता है? कोबाल्ट और निकल के केस में आता है ना? Yes, sir. वैलिडिटी क्या नहीं समझ पा रहा। मतलब मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को जो फॉलो कर रहा है वो पूछना चाह रहा है, तो आई थिंक कोबाल्ट निकल फॉलो नहीं कर रहा है। जिरकोनियम और हाफनियम में देख सकते हो, जिरकोनियम का मास जो होता है ये कितना होता है? सर उतने तक तो एलिमेंट्स भी डिस्कवर नहीं हुए थे। कहाँ पे? हाफनियम तक नहीं हुआ था ना सर, 63 तक ही ना हुआ था। अब वो तो देखना होगा ना उसके पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे मेरे को लग रहा है, हमको लग रहा है एनामलस पेयर के बारे में पूछना चाह रहा है। आंसर क्या है उसका देखो तो। सेकंड है। अच्छा अच्छा, गैलियम एंड स्कैंडियम। ओके ओके, हाँ चलो। ये पूछना चाह रहा है यहाँ पे कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में बताया गया था ना तुम लोगों को कि जो जो एलिमेंट्स, कुछ कुछ एलिमेंट्स जो डिस्कवर नहीं हुए थे उसके बारे में भी वो बताया था। और एक एल्युमिनियम वाला केस में। हाँ, एक का एल्यूमिनियम वाला, क्योंकि एक का एल्यूमिनियम जो एल्यूमिनियम के नीचे ही उसके लिए गैप रखा गया था ना। समझ रहे हो बात? यस सर, समझ। हाँ, तो इका एल्यूमिनियम को ही तो स्कैंडियम बोला गया था, और इका एल्यूमिनियम जब डिस्कवर हुआ वो एलिमेंट, तो उसका नाम क्या रखा गया? एल्यूमिनियम के नीचे वाला एलिमेंट कौन सा है? गैलियम ही तो है ना? तो गैलियम और स्कैंडियम वैसे रिलेटेड है, तो वो पूछना चाह रहा है यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट है जो वैलिडिटी को प्रूव कर रहा है। एक तरह से मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ का ये अचीवमेंट एक तरह से पूछना चाह रहा है, ठीक है? तो गैलियम एंड स्कैंडियम वो हो जाएगा। ठीक है, तो वो उस तरह से पूछा गया है।
इका एल्यूमिनियम स्कैंडियम था, जो कि इका एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम के नीचे गैप रखा गया था, तो जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ वो हो गया हमारा गैलियम। सर 45। कौन सा? सर 22। 23? 22। क्वेश्चन नंबर 22। Which of the following statement is false? Element of NS2 NP6 configuration lies in the 1 to 6th period. Typical elements lies in the 3rd period. Typical elements तो डिस्कस किए थे तुम लोगों को, बताया था ना? यस। तो वो तो 3rd पीरियड एलिमेंट्स होता है ना टिपिकल एलिमेंट, वो तो ठीक है। 7th पीरियड विल एकोमोडेट 32 एलिमेंट्स। 7th पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं अभी लास्ट वाले पीरियड में अभी तक फिलहाल? बताओ। 32 है। 7th लास्ट वाला ही पीरियड है ना? यस सर। तो उसमें 32 एलिमेंट है यस या नहीं? चलो ठीक है, तो 7th वाले में हो गया 32। उसके बाद बोरोन एंड सिलिकॉन, क्या बोला गया? बोरोन एंड सिलिकॉन आर डायगोनली रिलेटेड। ठीक है, एक तरह से डायगोनल रिलेशनशिप तुम लोग पढ़े हो, मतलब कुछ कुछ एलिमेंट्स जो है 2nd पीरियड के वो 3rd पीरियड के एलिमेंट से रिलेटेड है, जो डायगोनल पोजीशन पे। इसके बारे में हम बताएंगे अगले क्लास में। ठीक है, वो डायगोनल रिलेशनशिप जो होता है ना, जैसे देखोगे लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप मैग्नीशियम के साथ होता है, बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप देखोगे एल्यूमिनियम के साथ देखा गया, बोरोन का देखोगे सिलिकॉन के साथ। तो कुछ कुछ 2nd पीरियड के एलिमेंट्स जो है वो 3rd पीरियड के एलिमेंट से उसके प्रॉपर्टीज मैच करते हैं, और वो पोजिशनिंग जो होता है जिस एलिमेंट से उसका प्रॉपर्टी मैच कर रहा है वो डायगोनल पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। और मेनली डायगोनल रिलेशनशिप होने का रीजन वही है कि उनका चार्ज बाय साइज रेशियो जो होता है ना, उनका प्रॉपर्टीज जो आता है वो सिमिलर आता है। तो सिमिलर आने का रीजन वही है कि उनका चार्ज बाय साइज रेशियो जो होता है वो सेम होता है। वो जो भी कैटायन बनाएंगे, जिस भी टाइप का वो कैटायन बनाएंगे, तो उनमें देखोगे उनका चार्ज बाय साइज रेशियो जो होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, जिसकी वजह से उसके प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। तो ये भी करेक्ट है। तो इसमें क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? The elements of NS2 NP6 configuration lies from 1 to 6 period. अब 1 से 6th पीरियड में सबका NS2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या? ये फर्स्ट पीरियड में थोड़ी ना NS2 NP6 होगा। फर्स्ट पीरियड का जो एलिमेंट है, समझ रहे हो बात? हेलो, देखो अगर ये NS2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन किसका होगा, कौन से ग्रुप का बात किया जा रहा है, बता सकते हो? NS2 NP6 अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये कौन से ग्रुप का बात कर रहा है, ये बताओ। ग्रुप नंबर 18 का बात हो रहा है, यस और नो? बोलो जल्दी से। ये नोबल गैस वाले का ही तो कॉन्फ़िगरेशन है ना, NS2 NP6। आउटर मोस्ट में देखोगे NS2 NP6 है। तो ये क्या बोला गया कि अगर हम लोग नोबल गैस के केस के ही हम लोग एग्जांपल लें, तो पीरियड नंबर 1 से 6 तक सबका NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो तो नहीं है ना करेक्ट, क्योंकि पीरियड नंबर 1 में जो नोबल गैस है, कौन सा नोबल गैस है पीरियड नंबर 1 में? हीलियम है ना, पहला वाला नोबल गैस। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन तो 1s2 ही होता है, उसमें P कहाँ है? उसमें P है क्या? नहीं है ना। तो ये हम लोग सब के लिए वैलिड नहीं बोल सकते, फर्स्ट पीरियड वाला ही उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन 1 ही फॉल्स लग रहा है। देखो तो आंसर क्या है। हेलो, आंसर चेक। हाँ, तो फर्स्ट ही होना चाहिए, क्योंकि उस केस में तो 1s2 ही आ रहा है, दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना, ड्यूप्लेट बनाता है हीलियम के केस में,
उसमें ऑक्टेट थोड़ी ना होता है, ठीक है, तो वही होना चाहिए मेरे हिसाब से। और 45। क्वेश्चन नंबर 45, the chemistry of lithium is very similar to that of magnesium even though, हाँ वही तो बोल रहा था, डायगोनल रिलेशनशिप वाला रीजन है ये। देयर रेशियो, ये रेशियो ऑफ देयर चार्ज टू साइज इज नियरली द सेम, यही रीजन होता है इसका। चार्ज बाय साइज रेशियो उनका सेम होता है उनके आयंस का, इसलिए वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। सर 46। 46, the element having electronic configuration 4f14 5d06s2 belongs to, नहीं कर सकते हो इसको। सर इसका ग्रुप थर्ड ना होगा, पर आंसर में फिफ्थ ग्रुप दिया हुआ है, ऑप्शन 2। ग्रुप नंबर क्या बोल रहे हो तुम लोग? सर आंसर ऑप्शन 2 दिया हुआ है। एफ ब्लॉक फिफ्थ ग्रुप। यस सर, ग्रुप तो थर्ड ना होगा, एफ ब्लॉक है तो। एफ ब्लॉक तो फिफ्थ ग्रुप नहीं हो सकता है। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से है यार? एफ ब्लॉक एलिमेंट तो होगा ही नहीं है। एफ ब्लॉक होगा क्या? लास्ट इलेक्ट्रॉन तुम लोग को ब्लॉक कैसे प्रेडिक्ट करने बताएं? लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में जा रहा है वो उस ब्लॉक का एलिमेंट होगा ना। सर पहले 6s2 आएगा, फिर 4f14 आएगा, फिर 5d0 आएगा। अच्छा, वो ऑर्डर क्या होगा? 6s2 4f14। एफ ब्लॉक फिफ्थ ग्रुप तो नहीं हो सकता, आंसर गलत है। ये अच्छा, तीनों डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। So 16th group होगा। ग्रुप नंबर 16 होगा। नहीं नहीं, ग्रुप नंबर 16 कहाँ से होगा? सर तो 3 रहता है ना। एफ ब्लॉक का तो ग्रुप 3 होता है ना, तो एफ ब्लॉक में तो ये फिफ्थ ग्रुप ये तो नहीं होगा ना पॉसिबल। फोर एफ 14 5d, इसका देखना हो क्योंकि एफ ब्लॉक के केस में बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है? एफ ब्लॉक फिफ्थ ग्रुप, ऑप्शन 2 दिया हुआ है क्या? कौन सा ऑप्शन चेक करो क्या दिया हुआ है। सर 2। ऑप्शन 2 दिया हुआ है ना, ये गलत है आंसर। ऑप्शन एफ ब्लॉक फिफ्थ ग्रुप, ये तो एफ ब्लॉक में फिफ्थ ग्रुप पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसका हम चेक कर लेंगे, इसके ऑप्शंस को भी चेक करना होगा। इसको, इस क्वेश्चन को चेक कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शंस चेक करना होगा, इसका आंसर तो गलत है क्योंकि एफ ब्लॉक फिफ्थ ग्रुप हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। और बताओ इसके अलावा। हेलो, 4। कौन सा? 54। 54। The electronic configuration of element is now, what is the atomic number of next element of the same group which is recently discovered? What is the atomic number of the next element of the same group which is recently discovered? नहीं कर सकते हो ये।
अरे ये कौन सा ग्रुप है? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के बताओ, कौन से ग्रुप का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बताओ तो। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये कौन से ग्रुप का है, ये बताओ फटाफट। ग्रुप 1। फर्स्ट ग्रुप का है ये। एस ब्लॉक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन है ये। नो सर, डी ब्लॉक का है। ये तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन है ना, साफ साफ दिख रहा है तुम लोगों को। मतलब कुछ भी याद नहीं रहता है क्या? किसका कॉन्फ़िगरेशन है ये, जल्दी बताओ। कॉपर का ही है ना, 4s1 3d10। यस सर। तो कॉपर कौन से ग्रुप में लाई करता है, पहले ये बताओ। ग्रुप नंबर कॉपर का कौन सा होता है? 11th। ग्रुप नंबर 11 होता है ना कॉपर का। यस सर। Yes, sir. तो अब उसमें देखो, उसके नीचे जाते जाओ, क्या बोला गया? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप व्हिच इज रिसेंटली डिस्कवर्ड। तो कॉपर वाले ग्रुप में तुम नीचे जाते जाओगे तो रिसेंटली डिस्कवर्ड वाला एलिमेंट कौन कौन सा होगा? वो तो 100 से ग्रेटर वाला ही होगा ना, जो नया नया डिस्कवर हुआ है। तो उसमें नीचे जाते जाओ तुम लोग। कॉपर का हमको पता है एटॉमिक नंबर 29 होता है, तो उसमें और 18 ऐड करो, उसका नेक्स्ट वाला एलिमेंट 47 हो जाएगा। उसमें फिर 32 ऐड करो, तो नेक्स्ट वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर 79 हो जाएगा। उसके बाद और 32 ऐड करो उसमें, तब जाके वो रिसेंट वाला मिलेगा। तो 79 में 32 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 111. तो 111 वही होना चाहिए। सर तो ऐसा क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल का हेल्प से करेंगे? पीरियोडिक टेबल का हेल्प कैसे? यहाँ पे क्या हेल्प लेना पड़ा, ये बताओ। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे को कॉपर का दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब उनको पता है कॉपर कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 11 है ना। अब उसके नीचे जाते जाओ, उस ग्रुप में नीचे जाओगे तो लास्ट जो रिसेंट एलिमेंट होगा वो कौन कौन सा डिस्कवर हुआ है? 100 से ग्रेटर वाला ही तो डिस्कवर हुआ है ना रिसेंटली। बोलो, एटॉमिक नंबर जिसका 100 से ज्यादा है वही सब तो रिसेंटली डिस्कवर हुआ है ना। यस और नो? तब उसमें तुम लोग नीचे, तुमको पता ही है कि हर पीरियड में कितने एलिमेंट्स लाई करते हैं, तो तुमको कॉपर वाले ग्रुप में तो जो जो एलिमेंट्स लाई करेंगे उसका तो एटॉमिक नंबर तो ऑलरेडी निकाल सकते हो ना तुम लोग। कॉपर से नीचे वाले पीरियड में देखोगे, कॉपर 4th पीरियड में लाई करता है, तो 5th पीरियड में 18 ऐड करके उसके नीचे वाला एलिमेंट निकालोगे। उसके बाद 6th पीरियड में 32 ऐड करके निकालोगे। फिर जो रिसेंट वाला एलिमेंट होगा वो 7th पीरियड में लाई करेगा, तो उसमें फिर 32 ऐड करोगे। समझ रहे हो बात? यस सर। तो इसमें पीरियोडिक टेबल का तो ऐसा सच कोई जरूरत नहीं है। और है कुछ? देख लो। बोलो। सर 70। 70। यस सर। एन एलिमेंट एक्स ऑन एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल। अच्छा ये सब छोड़ दो, अभी अल्फा पार्टिकल वाला तुम लोग अल्फा डी के बीटा डी के ये सब नहीं पढ़ रखे हो ना अभी? पढ़े हो? नो सर। नहीं। तो अल्फा डी के बीटा डी के पढ़ोगे तब ये सब कर सकते हो। अल्फा डी के में कितने एटॉमिक नंबर का कितना चेंज होता है, मास नंबर का कितना चेंज होता है, वो सब आना चाहिए। तो ये सब न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ोगे, उसके बाद ही वो कर सकते हैं हम लोग। तो एक बार देख लेना न्यूक्लियर फिजिक्स में, मतलब अल्फा डी के अल्फा पार्टिकल अगर एमिट करेगा तो तुम लोग को पता होगा अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितने का होता है। अल्फा पार्टिकल एक्चुअली होता क्या है ये बताओ। हीलियम एटम से ही रिसेंबल करता है ना। Yes, sir. ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल अगर एमिट कर रहा होगा कोई भी एटम, तो हीलियम का क्या होता है? 2 4 होता है, एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर 4। तो अल्फा पार्टिकल एमिट करने के बाद जो एटम बचेगा, अल्फा पार्टिकल एमिट करने के बाद वहां देखोगे अल्फा डी के उसको बोलते हैं।
तो जो डॉटर न्यूक्लियाई बचता है, मतलब पेरेंट्स से वो निकलने के बाद उसको डॉटर न्यूक्लियाई बोलता है, तो उसका एटॉमिक नंबर देखोगे 2 से कम हो जाता है और मास नंबर देखोगे 4 से कम हो जाता है। ठीक है, तो उस तरह से तुमको कम सब सारे एलिमेंट का चेक करना होगा कि हर एक केस में तुमको अल्फा पार्टिकल निकाल के देखना होगा, और किस केस में तुमको देखना हो कि ग्रुप नंबर चेंज नहीं हो रहा है। तो एक बार ट्राई करना है इसको, ठीक है। अल्फा पार्टिकल में बता दे रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल में जो होता है, अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा, अल्फा डीके वाला इक्वेशन तुम लोग देखना, तो उसमें एटॉमिक नंबर जो होता है वो 2 से कम हो जाता है और मास नंबर जो है 4 से कम होता है। ठीक है, तो एक बार इसको ट्राई करके देखना सारे एलिमेंट के लिए। ठीक है, जो भी ऑप्शंस दिया गया एक बार इसको करके देखो। सर 88। 88 which has the lowest anion to cation size ratio। तो इसमें देखो केटायन है Li प्लस Na प्लस Cs प्लस Cs प्लस, सबसे बड़ा केटायन कौन सा होगा? Cs प्लस, यस और नो? सबसे बड़ा केटायन इन चारों में से Cs प्लस ही होगा ना? यस सर। और एनायन देखो यहाँ पे क्या है, F माइनस और I माइनस, तो एनायन कौन सा बड़ा होगा, F माइनस या I माइनस? कौन सा एनायन बड़ा होगा? I माइनस ऑब्वियसली, बोलो। यस सर। तब यहाँ पे तुमको लोएस्ट एनायन टू केटायन साइज रेशियो देखना है, तो उसमें वो तुमको देखना है कि किसमें केटायन और एनायन के बीच का जो रेशियो है वो सबसे कम है, मतलब डिफरेंस सबसे कम है। तो किसमें डिफरेंस सबसे कम होगा, ये बताओ। डिफरेंस सबसे कम किसमें होगा? नहीं कंपेयर कर सकते हम लोग? डिफरेंस सबसे मैक्सिमम किसमें होगा, ये बता सकते हो? केटायन और एनायन के बीच का डिफरेंस सबसे मैक्सिमम किसमें होगा? पहले ये इस आंसर, इसका आंसर दो। हेलो, आवाज आ रहा है क्या? यस सर। डिफरेंस सबसे मैक्सिमम किसमें होगा, ये बताओ। सर 3 में। 3 में? CS और I? ये तो CS और I में सबसे मैक्सिमम डिफरेंस हम पूछ रहे हैं, मतलब केटायन जिसका सबसे बड़ा होगा और एनायन जितना छोटा होगा, डिफरेंस उतना ही ज्यादा होगा ना केटायन और एनायन के बीच का। तो हम ये पूछ रहे हैं सबसे मैक्सिमम केटायन और एनायन का बीच का डिफरेंस किसमें होगा? सर 4। 4 में? ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, हमको पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट एनायन टू केटायन साइज रेशियो। अब यहाँ पे देखना, ये स्क्रीन अगर तुम लोग को दिख रहा है तो, दिख रहा है? हेलो, दिख रहा है या नहीं, ये बताओ। यहाँ पे देखो, यस सर। ये एनायन है और नीचे केटायन, इन दोनों का साइज रेशियो पूछा गया है, सबसे लोएस्ट किसमें होगा। तो देखो ये लोएस्ट होने का मतलब क्या हुआ कि एनायन छोटा होना चाहिए, इसका रेशियो छोटा कब होगा, जब एनायन का साइज क्या होगा, सबसे छोटा होगा, और केटायन का साइज क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। इसी केस में ये रेशियो सबसे मिनिमम होगा ना, समझ रहे हो? रेशियो मिनिमम किस केस में होगा, ये बताओ। एनायन का वैल्यू जितना छोटा होगा और केटायन का वैल्यू जितना बड़ा होगा, बोल सकते हैं हम लोग। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? इसके रेशियो को मिनिमम करने के लिए एनायन जितना छोटा होगा और केटायन जितना बड़ा होगा, उस केस में रेशियो क्या होगा, सबसे मिनिमम होगा। तो तुम लोग देख लो एनायन किस केस में सबसे छोटा है, F माइनस एनायन सबसे छोटा है ना?
F दो ही एनायन है, F माइनस और I माइनस, तो F माइनस एनायन छोटा है और केटायन सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पे? केटायन सबसे बड़ा CS प्लस। तो ये देखो, ये कौन से कंपाउंड को ये फॉलो कर रहा है? तो F माइनस एनायन होना चाहिए, केटायन CS प्लस होना चाहिए। इस केस में अगर ये दोनों केटायन और एनायन प्रेजेंट होंगे तो रेशियो क्या होगा? एनायन बाय केटायन का रेशियो जो होगा वो सबसे मिनिमम होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर क्या हो जाएगा बताओ? 4। ऑप्शन डी होगा। वही पूछा गया वहां पे कि लोएस्ट एनायन टू केटायन साइज रेशियो। तो वहां पे देखना है कि एनायन जो सबसे छोटा है और केटायन जो सबसे बड़ा है, तभी तो रेशियो मिनिमम होगा ना। ठीक है, समझ आया बात? सर बोलो। सर एनायन सबसे बड़ा कैटायन सबसे छोटा, उसमें नहीं होगा मिनिमम? क्या बोल रहे हो? एनायन सबसे बड़ा और कैटायन सबसे छोटा। केटायन जितना छोटा होगा रेशियो तो बढ़ते जाएगा ना यार। रेशियो मिनिमम तुमको बोला गया है, तो केटायन को अगर तुम छोटा करते जाओगे, डिनोमिनेटर जितना छोटा होते जाएगा, रेशियो तो बढ़ते जाएगा ना उतना। नहीं समझ पा रहे हो? यस सर। यहाँ रेशियो बोला गया ना, रेशियो मिनिमम होना चाहिए। तो रेशियो मिनिमम होने के लिए केटायन हमारा सबसे लार्जेस्ट होना चाहिए और एनायन सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए हमारा। तो यहाँ पे लार्जेस्ट केटायन CS प्लस है और लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट एनायन हमारा F माइनस है। तो इन्हीं दोनों से तो कंपाउंड जो बनेगा उसका रेशियो मिनिमम होगा। क्लियर है? यस सर। चलो, और कुछ? यस सर। चलो बाकी अगले क्लास में पूछना, ठीक है? और बाकी बनाओ, आयनाइजेशन एनर्जी तक सॉल्व करो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे जो भी बच गया है। ठीक है, यस सर। चलो। और भी आयनाइजेशन एनर्जी तक अब बना लो तुम लोग। एटॉमिक रेडियस वाला तो कर ही लियो, आयनाइजेशन एनर्जी तक भी अब कर सकते हो। उसके बाद अगले क्लास में उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? चलो एंड कर रहे हैं।